दोस्तों, अगर आप किसी चाय की दुकान पर क्यूआर कोड देखते हैं, अगर रिक्शा वाला पेटीएम में सिप करता है और अगर एक टैप में बिल पे हो जाता है तो ये सब नॉर्मल लगता है। लेकिन एक समय था जब भारत में डिजिटल पेमेंट एक मजाक समझा जाता था। सोचिए, एक कंपनी जिसने भारत में डिजिटल पेमेंट रिवॉल्यूशन शुरू किया, जो कभी सॉफ्टबैंक, अलीबाबा और वॉरेन बफेट की फेवरेट थी, जिसका आईपीओ भारत के इतिहास का सबसे बड़ा आईपीओ बना, आज वही कंपनी रेगुलेटरी क्राइसिस में फंसती है। शेयर 75% गिर जाते हैं और लोग कहते हैं कि पेटीएम इज फिनिश। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। पेटीएम गिरा, टूटा, पर रुका नहीं। और फिर साल 2024-25 में पेटीएम ने ऐसा कमबैक किया कि किसी ने भी उम्मीद नहीं की थी। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे पेटीएम के राइज एंड फॉल के बारे में। तो दोस्तों, पेटीएम की कहानी समझने के लिए हमें भारत को 2010 से पहले समझना होगा। उस समय भारत एक कैश ड्रिवन इकोनॉमी था। गांव हो या शहर, दुकानदार हो या ग्राहक, हर लेन देन नगद में होता था। एटीएम लिमिटेड थे, क्रेडिट कार्ड सिर्फ बड़े शहरों और इलाइट क्लास तक सीमित थे। इंटरनेट स्लो था और स्मार्टफोन लग्जरी माने जाते थे। ऐसे में भारत में ऑनलाइन पेमेंट का सपना देखना अपने आप में पागलपन जैसा था। लोग ऑनलाइन ट्रांजैक्शन से डरते थे। लोग कहते थे अगर पैसे फंस गए तो, फ्रॉड हो गया तो, और सर्वर डाउन हो गया तो। और फिर इसी माहौल में एक लड़का था जो मानता था कि मोबाइल ही इंडिया का फ्यूचर है। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जैसे छोटे शहर में जन्मे विजय शेखर शर्मा का बचपन किसी कॉर्पोरेट लग्जरी में नहीं बीता। वो एक मिडिल क्लास परिवार से आते थे, जहाँ संसाधन सीमित थे लेकिन सपने बड़े थे। विजय की शुरुआती पढ़ाई हिंदी माध्यम से हुई थी और जब वो आईआईटी दिल्ली पहुंचे तो उनके लिए असली संघर्ष वहीं से शुरू हुआ। आईआईटी का माहौल, फ्लुएंट इंग्लिश बोलने वाले क्लासमेट और इलाइट कल्चर, ये सब विजय के लिए बिल्कुल नया था। कई बार उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि प्रोफेसर क्या बोल रहे हैं, लेकिन ये स्ट्रगल उनके भीतर एक जिद पैदा कर रहा था। कॉलेज के दिनों में ही विजय का झुकाव टेक्नोलॉजी और इंटरनेट की तरफ हो गया था। साल 1990 के दशक के अंत में जब भारत में इंटरनेट नया नया था, तब बहुत से कम लोग इसके भविष्य को समझ पा रहे थे और विजय उन गिने चुने लोगों में से थे जिन्होंने ये पहचान लिया था कि इंटरनेट और मोबाइल मिलकर भारत को बदल सकते हैं। साल 1997 में उन्होंने एक्से क्रॉप नाम की एक छोटी सी कंपनी शुरू की, जो बाद में 197 कम्युनिकेशन बनी और फिर यही कंपनी आगे चलकर पेटीएम की पेरेंट कंपनी बनी। लेकिन उस समय ये सब आसान नहीं था, क्योंकि इन्वेस्टर को भरोसा नहीं था, मार्केट तैयार नहीं था और खुद विजय के पास भी सीमित रिसोर्सेज थी। लेकिन उनका बिल्कुल साफ था, अगर मोबाइल हर इंसान तक पहुंच सकता है तो बैंकिंग भी पहुंच सकती है। और फिर साल 2010 में इसी बिल्लू के साथ जन्म हुआ था पेटीएम का, जिसका पूरा नाम पे थ्रू मोबाइल था। पेटीएम की शुरुआत किसी बड़े रिवॉल्यूशन इरादे से नहीं हुई थी। शुरुआती विजन बहुत ही साधारण था, लोगों को मोबाइल रिचार्ज, डीटीएच रिचार्ज और यूटिलिटी बिल पेमेंट जैसी बेसिक ऑनलाइन सर्विस देना था। लेकिन उस समय ये भी एक बहुत बड़ा कदम था, क्योंकि लोग ऑनलाइन रिचार्ज से भी डरते थे। पेटीएम ने धीरे धीरे ट्रस्ट बिल्ड करना शुरू किया। पहले अर्बन हित जोड़े और फिर छोटे शहरों से भी यूजर्स आने लगे। कोई ओवरनाइट सक्सेस नहीं थी और कोई भी मीडिया हाइप नहीं था। पेटीएम क्वाइटली ग्रो कर रहा था, स्टेप बाय स्टेप प्रॉब्लम सॉल्व करते हुए। लेकिन पेटीएम की किस्मत बदलने वाला मोमेंट अभी आया नहीं था। वो मोमेंट आया 8 नवंबर साल 2016 को, जब भारत सरकार ने डीमोनेटाइजेशन की घोषणा की। एक ही रात में 500 और 1000 के नोट बंद कर दिए गए। पूरा देश शॉक में था। एटीएम के बाहर लंबी लाइनें लग गई, दुकानों पर कैश नहीं था और लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि रोजमर्रा का लेन देन कैसे करेंगे। और फिर इसी सिचुएशन में पेटीएम एक रेडी सॉल्यूशन बनकर सामने आया। पेटीएम ने इस मौके को सिर्फ पहचाना ही नहीं, बल्कि उसे पूरी ताकत से पकड़ लिया। डिमोनेटाइजेशन के बाद पेटीएम ने अग्रेसिव मार्केटिंग शुरू की। पेटीएम करो कैंपेन हर जगह दिखने लगे, क्यूआर कोड हर दुकान पर लगने लगे, चाहे सब्जी वाला हो, चाय वाला हो या ऑटो रिक्शा वाला। पेटीएम ओवरनाइट एक हाउस होल्ड नेम बन गया। मिलियंस में यूजर जुड़े, ट्रांजैक्शन का वॉल्यूम एक्सप्लोड हो गया और पेटीएम डिजिटल इंडिया का चेहरा बन गया। और यही वो समय था जब पेटीएम का गोल्डन एरा शुरू हुआ। डिमोनेटाइजेशन के बाद पेटीएम को सॉफ्टबैंक, अलीबाबा जैसे बड़े इन्वेस्टर से सपोर्ट मिला, जिसके बाद पेटीएम की वैल्यूएशन तेजी से बढ़ी और पेटीएम भारत का यूनिकॉर्न स्टार्टअप बन गया। और अब पेटीएम ने अपने एक्सपेंशन की तरफ कदम बढ़ाना शुरू किया। सबसे पहले पेटीएम ने ई कॉमर्स की दुनिया में कदम रखा और पेटीएम मॉल को लॉन्च किया। लेकिन उस समय अमेज़न और फ्लिपकार्ट पहले से ही मार्केट में स्ट्रॉन्ग पोजीशन बना चुके थे। और फिर इसी दौरान पेटीएम ने बैंकिंग सेक्टर में भी बड़ा दांव खेला और पेटीएम पेमेंट बैंक की शुरुआत की। आइडिया सुनने में बहुत ही पावरफुल था। अगर यूजर्स पेटीएम वॉलेट में पैसे रखते हैं तो वही पैसा बैंक अकाउंट में क्यों न रखा जाए। पेमेंट बैंक के जरिए पेटीएम डायरेक्टली बैंकिंग रिलेशनशिप बनाना चाहता था। शुरुआत में पेटीएम पेमेंट बैंक को काफी पॉजिटिव रिस्पांस मिला। लाखों अकाउंट खुले, फास्टैग और सेविंग अकाउंट पॉपुलर हुए। लेकिन बैंकिंग एक हेवीली रेगुलेटेड सेक्टर है, जहाँ सिर्फ ग्रोथ नहीं, कंप्लेंट्स और गवर्नेंस भी उतनी जरूरी होती है। और पेटीएम ने पेमेंट बैंक के अलावा लीडिंग, इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड और स्टॉक ट्रेडिंग जैसे सेक्टर में भी एंट्री कर ली। और अब पेटीएम सिर्फ लोन ही नहीं देने लगा, इंश्योरेंस बेचने लगा और इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट भी ऑफर करने लगा। बाहर से देखने पर यह सब पेटीएम के इकोसिस्टम को मजबूत करता हुआ दिखता था, लेकिन अंदर से परप्लेक्सिटी बढ़ती जा रही थी। हर नए बिजनेस के साथ नए रिस्क और नए लॉसेस बढ़ते जा रहे थे।
इस फेज में पेटीएम की सबसे बड़ी भूल ये थी कि उसने प्रॉफिटेबिलिटी को सेकेंडरी बना दिया। मैनेजमेंट का मानना था कि पहले मार्केट कैप्चर कर लिया जाए, प्रॉफिट बाद में आ जाएगा। लेकिन भारत जैसे प्राइस सेंसिटिव मार्केट में ये स्ट्रेटजी बहुत ही खतरनाक साबित हो सकती है, क्योंकि रेवेन्यू तो आ रहा था लेकिन एक्सपेंसेस उससे कहीं ज्यादा थे। मार्केटिंग, सब्सिडीज, डिस्काउंट और ऑपरेशनल कॉस्ट ने पेटीएम के बैलेंस शीट पर भारी दबाव डालना शुरू किया। और फिर साल 2018 और 19 के आते आते पेटीएम के सामने कंपटीशन भी तेजी से बढ़ने लगा। फोन पे और गूगल पे जैसे प्लेयर यूपीआई के साथ मार्केट में अग्रेसिवली उतर चुके थे। यूपीआई ने पेमेंट को वॉलेट फ्री बना दिया, जिससे पेटीएम का कोर वॉलेट बिजनेस थ्रेट में आ गया। यूजर्स अब डायरेक्टली बैंक अकाउंट से पेमेंट कर सकते थे, वॉलेट में पैसे रखने की जरूरत नहीं रही। और ये पेटीएम के लिए सबसे बड़ा स्ट्रक्चर शॉक था। लेकिन कंपनी अभी भी एक्सपेंशन के मोड में बनी रही। इस पूरे दौर में एक और चीज क्वाइटली बिल्ड हो रही थी, एक्सपेक्टेशन का प्रेशर, क्योंकि अब इन्वेस्टर और पब्लिक सब पेटीएम से उम्मीद लगाने लगे थे। पेटीएम अब सिर्फ एक कंपनी नहीं बल्कि एक सिंबल बन चुका था डिजिटल इंडिया का। और फिर जब कोई कंपनी कई सालों तक लगातार ग्रोथ की कहानी सुनती है, इन्वेस्टर का भरोसा जीतती है और मीडिया में फ्यूचर गेन के रूप में पेश की जाती है, तो अगला लॉजिकल स्टेप होता है स्टॉक मार्केट में एंट्री। डिमोनेटाइजेशन के बाद मिली पॉपुलैरिटी, मैसिव यूजर बेस, ग्लोबल इन्वेस्टर और इंडिया बिगेस्ट फिनटेक की छवि ने पेटीएम को आईपीओ की तरफ ढकेल दिया। और यही सोच साल 2021 में पेटीएम को भारत का सबसे बड़ा आईपीओ की तरफ ले गई। लेकिन आईपीओ के दिन रियलिटी सामने आने लगी, क्योंकि आईपीओ लिस्टिंग के दिन ही पेटीएम का स्टॉक गिर गया। ये सिर्फ नंबर की गिरावट नहीं थी बल्कि एक्सपेक्टेशन की भी थी। इन्वेस्टर शॉक में थे, क्योंकि जिस स्टॉक से उन्हें इंस्टेंट गेन की उम्मीद थी वही स्टॉक पहले दिन नुकसान दिखाने लगा। साल 2022 और 23 के दौरान पेटीएम का स्टॉक अपने पीक से करीब 75% तक गिर गया था। ये गिरावट इन्वेस्टर के लिए पेनफुल थी, लेकिन असली संकट अभी बाकी था। साल 2024 की शुरुआत में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने पेटीएम पेमेंट बैंक को लेकर एक फैसला लिया, जिसने पूरे फिनटेक इंडस्ट्री को हिला दिया, क्योंकि आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट बैंक पर सख्त रिस्ट्रिक्शन लगा दी। नए कस्टमर जोड़ने पर रोक, वॉलेट टॉपअप पर सीमाएं और कई ऑपरेशनल एक्टिविटीज पर कंट्रोल। और फिर जैसे ये खबर पब्लिक हुई, पेटीएम के स्टॉक में और भी भारी गिरावट देखने को मिली। पहले से टूटे हुए स्टॉक ने और भी नीचे जाना शुरू किया, जिस वजह से लोगों ने कहना शुरू किया कि पेटीएम इज फिनिश और एंड ऑफ इंडिया फिनटेक बिगेस्ट ड्रीम। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती है, क्योंकि पेटीएम ने अपने पेमेंट बिजनेस में क्वाइटली इंपॉर्टेंट सुधार किए। मर्चेंट इकोसिस्टम को स्टेबलाइज किया गया, क्यूआर बेस्ड पेमेंट को रिलायबल और स्केलेबल बनाया गया और एंटरप्राइजेस क्लाइंट पर फोकस बढ़ाया गया। अब पेटीएम को समझ आ गया था कि यूपीआई की दुनिया में वॉलेट डोमेन्स लाना मुश्किल है, लेकिन मर्चेंट सर्विस, साउंड बॉक्स, फास्टैग, अल्टरनेटिव और वैल्यू एडेड साउंड सर्विस के जरिए सस्टेनेबल इनकम की जा सकती है। और फिर साल 2024 की अंत में और 25 की शुरुआत में पेटीएम के नंबर्स में धीरे धीरे सुधार होने लगे और लॉसेस भी शार्पली रिड्यूस होने लगे। तो दोस्तों, ये थी पेटीएम की राइज एंड फॉल की कहानी। आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।